नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में उत्तर प्रदेश ब्रज विकास तीर्थ परिषद की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में ब्रज क्षेत्र के विकास कार्यों और तीर्थ स्थलों से जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों से विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए। साथ ही ब्रज क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर दिया गया। इस अवसर पर मथुरा से भाजपा सांसद हेमा मालिनी भी बैठक में मौजूद रही। उन्होंने भी ब्रज क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों पर अपने सुझाव रखे। तो बैठक में ब्रज क्षेत्र में पर्यटन, बुनियादी सुविधाओं और धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन किया गया। प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बयान में बिहार की राजनीति को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले ऐसा माहौल बनाया जा रहा था कि सभी विपक्षी दल मिलकर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उस समय कई राजनीतिक चर्चाओं में ये बात सामने आई थी कि विपक्ष की ओर से उन्हें एक बड़े नेता के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन अब परिस्थितियां बदलती नजर आ रही हैं और राजनीतिक समीकरण भी अलग दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि अब स्थिति ऐसी बनती दिख रही है कि उनका राजनीतिक सफर संभवतः राज्यसभा के सदस्य के रूप में सेवानिवृत्ति तक ही सीमित रह सकता है। इस टिप्पणी के माध्यम से उन्होंने वर्तमान राजनीतिक हालात और बदलते गठबंधनों पर भी सवाल उठाए, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो सभा प्रमुख ने यह बयान दिया है। बिहार की राजनीति पर अखिलेश ने तंज कसते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नीतीश को पीएम बनाने की पहले जिस तरीके की बात निकलकर सामने आ रही थी, अब वो बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। उन्होंने कहा कि अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राज्यसभा तक ही नीतीश कुमार का सफ़र सीमित रह सकता है, जबकि पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि सभी विपक्षी दल मिलकर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना समर्थन देते हुए नजर आएंगे। तो अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर को लेकर बयान दिया। वहीं राम मंदिर निर्माण समिति की 3 दिवसीय बैठक का दूसरा दिन महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ संपन्न हुआ। बैठक में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम की रूपरेखा, मंदिर परिसर के निरीक्षण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में बताया गया कि राम मंदिर परिसर में अब केवल 2 निर्माण कार्य शेष हैं, जिनमें हुतात्मा स्मारक और अस्थायी मंदिर का निर्माण शामिल है। बाकी अधिकांश निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं और उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट को हैंडओवर करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अब मंदिर परिसर में व्यवस्थाओं के संचालन और रखरखाव को लेकर ट्रस्ट के सामने नई चुनौती है। कार्यदायी संस्थाओं के साथ 3 से 5 वर्षों तक रखरखाव के अनुबंध किए गए हैं। साथ ही रामलला के सूर्य तिलक की व्यवस्था के लिए केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च यूनिट और ऑप्टिका कंपनी के साथ 10 वर्षों का अनुबंध किया गया है। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? राम मंदिर निर्माण समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई, राष्ट्रपति दौरे की तैयारियों पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है, क्या कुछ जानकारी? जी, आपको बताते चले रामनगरी अयोध्या में जो द्रौपदी मुर्मू जी आना, राष्ट्रपति को महामहिम को आना है, उसकी तैयारी को लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है और जो का नाम है सूर्य तिलक लगना है, उसकी तैयारी की जा रही है और व्यवस्थाओं को लेकर के जो ट्रस्ट जो अपनी व्यवस्थाओं को लेकर के बैठक कर रहा है। आज 2 दिवसीय बैठक पूरी हुई, कल भी बैठक चलेगी, तो उसको लेकर के पूरा मंथन किया जा रहा है। और तो लगभग कार्य भी राम मंदिर का पूरा हो चुका है। जितना निर्माण कार्य है वो भी लगभग पूरा हो चुका है, क्योंकि मई में जितना कार्य शेष बचा है वो भी खत्म करके यहाँ पे जो कंपनियां हैं वो भी चली जाएंगी। तो उसको लेकर के व्यापक व्यवस्था ट्रस्ट ने पूरी कर दी गई है और जो राम भक्त आएंगे उनके लिए व्यवस्था, खाने से लेकर हर सुविधाओं की व्यवस्था यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है, उसकी भी चर्चा की जा रही है। तो उसको लेकर के व्यापक व्यवस्था कहीं न कहीं करना हो चुनौती भरा कार्य जो प्रशासन के लिए है, उसको के लिए प्रशासन अलग व्यवस्था कर रहा है। हर जो होटल है उसको कहना लिस्ट मांगी जा रही है, जितने होटल वहां रहने की व्यवस्थाओं को लेकर किया जा रहा है। तो महामहिम को आना है, इसलिए यहाँ पे व्यापक तैयारियां पूरी की जा रही है। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से रखरखाव और संचालन पर ट्रस्ट की ये बैठक हुई है, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि मई तक जितनी भी कंपनियां जो निर्माण कार्य में लगी हुई हैं वो अपना काम पूरा कर देंगी, यानी कि जो तमाम कार्य अयोध्या में किए जा रहे हैं उन तमाम कार्यों को मई तक पूरा कर लिया जाएगा।
जी आपको बताते चले लगभग कार्य पूरा हो चुका है। कुछ जितने कार्य शेष बचे हैं या फिर ये कहिए कि थोड़े बहुत कार्य शेष बचे हैं वो मई में लगभग पूरा कर लिया जाएगा। और मई में इनको कहीं ना कहीं जितनी कंपनियां तो रिटर्न हो जाएंगी और जितने मंदिरों का कार्य है और भी जो मंदिर बन रहे हैं उनका भी कार्य लगभग पूरा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब जो है ट्रस्ट पूरी तरीके से तैयार है, केवल महामहिम के आने की तैयारी कर रहा है और पूरी व्यवस्थाओं में उसी में जुटा हुआ है कि यहाँ पे कोई कोसर नहीं छोड़ी जाए, व्यवस्था को लेकर कोई कोसर नहीं छोड़ी जाए, क्योंकि गर्मी भी पड़ जाएगी तो वहां के लेकर व्यवस्था कर रही है। और प्लस यहाँ स्वास्थ्य के लिए जो है उसकी भी व्यवस्थाओं में ट्रस्ट ने पूरी व्यवस्था बना रहा है कि कैसे कैसे क्या कार्यक्रम करना है। जी यानी कि साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पूरी तेजी के साथ ये जो प्रगति का कार्य है वो यहाँ पर सुचारू रूप से खत्म होने की जो कवायद है वो यहाँ पर तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और मई तक सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे और अयोध्या का जो विस्तार होना है, अयोध्या में जो तमाम व्यापक कार्य जो कि अभी पेंडिंग है वो सभी मई तक पूरे हो जाएंगे और एक नया अयोध्या हमें देखने को मिलेगा। जी आपको बताते चले रामनगरी अयोध्या पूरी तरह दिव्य बनाई जा रही, चाहे रोड से लेकर के पूरी व्यवस्थाओं को लेकर के या फिर कहिए जो मुख्य गेट है उसको लेकर के पूरी तैयारियां कर ली गई है। लगभग कार्य पूरा हो चुका है। अब तैयारी हुई महामहिम की पूरी तैयारियों को लेकर के व्यापक प्रशासन अलग अलग पूरी तैयारियों में जुटा है। जितनी चीजें यहाँ पे सुटेबल कर दी गई है, अब केवल इंतजार तो रहेगा कि रामनवमी का। बिल्कुल। और आरपी साथ ही साथ अगर बात की जाए जिस तरीके से, क्योंकि तमाम जो अधिकारी हैं वो भी लगातार जुटे हुए हैं, मंदिर समिति भी लगातार जुटी हुई है और राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम वहां पर किए गए होंगे। किस तरीके के इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं और लोगों में कितना उत्साह है राष्ट्रपति के आगमन को लेकर? जी आपको बताते चले कि वैसे भी यहाँ 2.5-3-4 लाख पब्लिक हमेशा रामनवमी में आती है, तो उसको लेकर के प्रशासन कहीं ना कहीं चुनौती भरा, क्योंकि राष्ट्रपति भी आ रहे हैं तो उसको लेकर के और लगभग ये मान के चलो 11 बजे से 3 बजे तक राष्ट्रपति रहेंगे, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं अभी राम मंदिर ने एडवाइजरी नहीं जारी किया है कि दर्शन कैसे होंगे, जो राम भक्त रहेंगे उनका दर्शन कैसे होगा, उसको लेकर क्या क्या व्यवस्थाएं की है। कहीं ना कहीं उनको लेकर के अभी एडवाइजरी नहीं जारी किया है। लेकिन जितने भी राम भक्त पहुंचेंगे रामनगरी अयोध्या में उन्हें हर मठ मंदिर जो है पहले से कहा है कि रहने खाने की सुविधाएं यहाँ पे फ्री रहेंगी जो पहुंचेंगे यहाँ पे। तो और जितना नगर निगम की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं जितना लेकर के पहले से खेमा बना रहा है कि तैयारियों में जो भी राम भक्त यहाँ पहुंचेंगे उनको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। रही बात रूट डाइवर्जन की, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के व्यापक तैयारियां किया जा रहा है। पार्किंग बड़ी बड़ी बनाई जा रही, जो दूर बनाई जा रही कि वो वहां से जो राम भक्त पहुंचेंगे उनको वही पे रोक दिया जाएगा। जी चलिए आरपी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। रखरखाव और संचालन पर ट्रस्ट की बैठक हुई। मई तक कंपनियां निर्माण कार्य भी पूरा कर लेंगी। निर्माण कार्य बचा हुआ है उसको भी यहाँ पूरा कर लिया जाएगा। वहीं रायबरेली जिले में होली के अवसर पर शराब की बिक्री ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। 1 से 3 मार्च तक 3 दिनों में कुल 13 करोड़ 34 लाख रुपए की शराब बिकी। ये पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 9 करोड़ रुपए अधिक है। त्योहार के दौरान शराब प्रेमियों ने जमकर शराब का सेवन किया और दुकानों पर लंबी कतारें लगाई। खासतौर पर देशी, अंग्रेजी और बियर की बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया। विभाग के अनुसार फेस्टिव सीजन में शराब की मांग में जबरदस्त उछाल देखा गया, तो शराब दुकानों पर भारी भीड़ और जाम की स्थिति ने इस उत्सव की व्यस्तता को और बढ़ा दिया। कई स्थानों पर पुलिस को भीड़ नियंत्रण के लिए तैनात होना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि इस साल होली पर शराब की बिक्री ने पिछले साल की तुलना में कई गुना वृद्धि दर्ज की है और त्योहारों के दौरान शराब की बिक्री में बढ़ोतरी दर्शाती है कि शराब प्रेमियों में उत्सव का आनंद लेने की भावना काफ़ी अधिक है। इस अवसर पर जिला प्रशासन ने भी दुकानों की निगरानी बढ़ाई ताकि किसी तरह की अव्यवस्था ना हो। इस बिक्री ने स्थानीय व्यापारियों को लाभ पहुंचाया और जिले में होली का उत्सव और भी भव्य बन गया। सर, होली जो है आबकारी विभाग की क्या है? इस बार होली चूंकि महीने के शुरू में ही पड़ गई 4 मार्च को, तो पहले 3 दिन की हमारी जो सेल है वो 13 करोड़ 34 लाख, जबकि पिछले साल चूंकि 14 मार्च को होली थी तो लोग उठान पहले ही कर लिए थे। इस कारण पिछले साल की 3 दिनों की जो सेल है वो 3 करोड़ 34 लाख। इस प्रकार गत वर्ष के सापेक्ष कुल 9 करोड़ 58 लाख की बिक्री पिछले वर्ष से अधिक है। सर, होली जो है उधर गोंडा मोरंग क्षेत्र में व्यवसायी अंकित यादव अपहरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपहरणकर्ताओं को दबोच लिया। पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी विकास मिश्रा और सौरभ दुबे को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान विकास मिश्रा के दाहिने पैर में गोली लगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें नियंत्रित कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 1 मोटरसाइकिल और 58,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। जांच में सामने आया है कि यह अपहरण 2 मार्च को विकास मिश्रा ने अपनी थार गाड़ी लेने के उपलक्ष्य में आयोजित पार्टी
में बैठकर अपने साथियों के साथ मिलकर किया था। पुलिस ने अपहरण मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है और आरोपी के अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत संदेश गया है और मुठभेड़ के बाद गिरफ्तारी और बरामद सामग्री से ये स्पष्ट होता है कि पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ तेज कार्रवाई की है और व्यवसायियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिनांक 6 मार्च की देर रात्रि को जनपद गोंडा के थाना नवाबगंज पुलिस एवं एसओजी टीम की बदमाशों से हुई मुठभेड़ में एक विकास नाम का बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही उसका अन्य साथी सौरभ वो भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों बदमाशों के द्वारा अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर करीब 4 दिन पूर्व थाना नवाबगंज क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति का अपहरण कर उससे 2 लाख रुपए वसूले थे तथा और 3 लाख रुपए की मांग की जा रही थी, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस द्वारा जब घेराबंदी करने का प्रयास किया गया तो अपहृत को मौके पर छोड़कर बदमाश फरार हो गए थे। इस घटना के संबंध में थाना नवाबगंज पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कुल 4 टीमों का गठन घटना के अनावरण और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए किया गया था, जिसके क्रम में आज देर रात मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश गिरफ्तार हुए हैं, जिनके कब्जे व निशानदेही से एक मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस तथा लूट के कुल 58,000 रुपए नगद बरामद किया गया है। इन दोनों बदमाशों के विरुद्ध जनपद अयोध्या एवं जनपद बस्ती में भी आपराधिक वाद पूर्व में भी दर्ज है। इन दोनों बदमाशों के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां शौच करने गई 21 वर्षीय दलित युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोपी दरिंदों ने युवती का अपहरण कर उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया। तो गन्ने के खेत में रात भर दलित युवती के साथ गैंगरेप ये दरिंदे करते रहे। सुबह किसी तरह घर युवती पहुंची और परिजनों को अपनी आप बीती बताई। तो पीड़ित युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है। सीएचसी दुधही में उसे भर्ती कराया गया है। सीएचसी के चिकित्सकों ने जिला अस्पताल महिला को रेफर कर दिया और मामले की जानकारी होने पर पुलिस पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। तो पीड़िता के पिता ने न्याय की गुहार लगाई है। तो विशुनपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 21 वर्षीय दलित युवती के साथ नृशंस गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोपियों ने युवती का अपहरण कर गन्ने के खेतों में ले जाकर रात भर प्रताड़ित उसे किया और नशीली दवा देकर हवस का शिकार बनाया। सुबह युवती सुरक्षित घर लौटने में सफल हुई और परिजनों को पूरी घटना बताई। तुरंत उसे नज़दीकी सीएचसी दुधही में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश में जुट गई। पीड़िता के पिता ने न्याय की गुहार लगाई और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। ग्रामीणों ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की अपील की। घटना ने इलाके में रोष और चिंता पैदा कर दी है। आज दिनांक 6 मार्च 2026 थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक पीड़िता जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष है के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई। मामले के संज्ञान में आते ही पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त अक्षय यादव सन ऑफ राजेश यादव उम्र लगभग 27 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया गया एवं प्रारंभिक पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि दोनों एक दूसरे से परिचित हैं। हर मामले पर गहनता से जांच की जा रही है एवं तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत करने की अग्रिम विधिक कार्रवाई। वहीं अंबेडकर नगर में सुरेंद्र मांझी और अरविंद प्रजापति डबल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी प्रेमचंद उर्फ चंदू को अंबेडकर नगर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे तुरंत उपचार के लिए टांडा सीएचसी में भर्ती कराया गया। गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी हत्या मामले में लंबे समय से फरार था और कई दिन से जांच टीम उसकी तलाश में लगी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मौके से महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद किए हैं, जो मामले की पुष्टि करते हैं। अंबेडकर नगर पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए पूरी ताकत लगाई जाएगी। दिनांक 3/3/2026 को थाना टांडा अंतर्गत श्री सुरेंद्र मांझी की हत्या हुई थी, जिसमें पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए टीमों का गठन किया गया था। विवेचना के दौरान प्रेमचंद चंदू का नाम प्रकाश में आया था। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि अभियुक्त हसनपुर गांव नेशनल हाईवे के पास है। जब पुलिस द्वारा इसकी घेराबंदी की गई तो इसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें इसके बाएं पैर में गोली लगी। अभियुक्त को इलाज हेतु सीएचसी भेजा गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई
उधर कौशाम्बी जिले में शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक अनोखी पहल की गई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मार्ट निशुल्क लाइब्रेरी का उद्घाटन समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने फीता काटकर किया। ये लाइब्रेरी खास तौर पर छात्रों को बेहतर और शांत माहौल में पढ़ाई की सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। लाइब्रेरी में 50 बच्चों के बैठने की व्यवस्था की गई है और इनमें विभिन्न विषयों की किताबें उपलब्ध हैं। छात्रों को पढ़ाई के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने कहा कि कौशाम्बी में ये पहली स्मार्ट लाइब्रेरी है और इसका उद्देश्य बच्चों को कोचिंग और महंगी लाइब्रेरी की बजाय बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वो इसका अधिकतम लाभ उठाएं और पढ़ाई के प्रति अपनी लगन बढ़ाएं। स्थानीय लोगों और छात्रों ने इस पहल की सराहना की है। उधर ललितपुर मेहरौनी कस्बे में घर से लापता एक बुजुर्ग ग्रामीण का शव कुएं में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटकता मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर कोतवाली मेहरौनी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कुएं से बाहर निकलवा कर अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने पंचनामा भरने की कार्रवाई पूरी कर शव की पहचान करवाई और आगे की जाँच के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। परिजनों के अनुसार मृतक पिछले 4 दिनों से घर से लापता था। काफ़ी तलाश के बाद उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया था। परिजनों ने यह भी बताया कि मृतक कुछ समय से मानसिक रूप से असंतुलित चल रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कोतवाली मेहरौनी क्षेत्र के अंतर्गत हुई इस घटना से कस्बे में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है और लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र के अहिरायपुर में खाटू श्याम मंदिर के सामने देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने अनिल कुमार पांडे का परीक्षण के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे घायल युवक अभय कुमार पांडे का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक जनपद अमेठी के मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के निमुआ गांव के रहने वाले हैं। घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं अज्ञात वाहन की तलाश के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। इस हादसे से इलाके में शोक और चिंता का माहौल बना हुआ है। वहीं पीलीभीत जनपद के चंदिया हजारा स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में स्कूल ड्रेस पहने छोटे छोटे छात्र नवनिर्मित कमरे की छत पर चढ़कर पाइप के जरिए पानी भरते और काम करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि विद्यालय में हाल ही में एक नए कमरे का निर्माण कराया गया है। इसी कमरे की छत पर छात्र काम करते नजर आए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वीडियो सामने आने के बाद विद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय ग्रामीणों और अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि बच्चों से इस तरह का काम कराना गलत है और ये उनकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। उन्होंने मामले की जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। फिलहाल इस मामले में शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वहीं राजधानी लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के पतौरा इलाके में होली के दिन महिलाओं के साथ बदतमीजी का मामला सामने आया। आरोप है कि होली के जश्न के दौरान कुछ महिलाएं डांस कर रही थी, तभी 3 युवकों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। महिलाओं का आरोप है कि युवकों ने अश्लील टिप्पणियां कर माहौल खराब कर दिया। जब महिलाओं और स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने ईंट पत्थर चलाने की भी कोशिश की, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीड़ित महिलाओं ने मामले को लेकर पारा थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। सूत्रों के अनुसार राज यादव और आयुष नाम के युवकों पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी काफी नाराजगी देखी जा रही है। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि पुलिस मामले में समझौते का दबाव बना रही है। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी एक युवक का अवैध असला लहराते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कार्रवाई को लेकर सवाल उठे थे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पारा पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए हैं और लोग निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। होली पर महिलाओं से बदतमीजी का आरोप इन युवकों पर लगा है। तो बताया जा रहा है कि डांस कर रही महिलाओं से अभद्रता इन युवकों ने की। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस को प्रार्थना पत्र सौंपा और कार्रवाई की मांग की। तो होली पर महिलाओं से बदतमीजी का ये मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ महिलाएं होली पर डांस कर रही थी, उसी दौरान ये युवक यहाँ पर पहुँचे और महिलाओं से बदतमीजी करने लगे। युवकों ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी भी की, जिसके बाद जब महिलाओं और स्थानीय लोगों ने इनका विरोध किया तो इन युवकों ने ईंट पत्थर चलाने की भी कोशिश यहाँ पर की। अब महिलाओं ने पुलिस में प्रार्थना पत्र पुलिस को सौंपा गया है और पुलिस से कार्रवाई की मांग महिलाएं करती हुई नजर आ रही हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।